आईएमसीटी के एग्जाम के लिए अब दिन बचे हैं 100 से भी कम। ऐसे में आपका प्रिपरेशन और स्मार्ट और एफिशिएंट ट्रिगर करने के लिए ये रहा आपका वीडियो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ हैक्स मर्चेंट नेवी चैनल। इस वीडियो के अंदर में हम लोग बात करने वाले हैं 2025 में, जी हाँ, अपने लास्ट ईयर जो भी आईएमसीटी के अंदर में केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे, हम लोग उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आए एक एक करते हुए क्वेश्चंस भी देखते हैं। और जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 2025 के अंदर में 12th वाले चैप्टर्स का वेटेज क्या था, ज़्यादा। इनफैक्ट देखा जाए तो अराउंड 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, 12 से, और 8 क्वेश्चंस जो भी थे वो आपके कहाँ से थे, 11 से। एक एक करते हुए हम हर एक क्वेश्चन को भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आए सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। लिखा क्या हुआ है यहाँ पे, आपके पास है यहाँ पे अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पीसीज K प्लस, तो हम टारगेट करते चलते चले जाते हैं। दैट इज हमारे पास क्या है, हमारे पास है K प्लस, दूसरा क्या है हमारे पास Ca2 प्लस, तीसरा क्या है हमारे पास Cl माइनस, और एक और क्या है हमारे पास S2 माइनस, विच हैव द लार्जेस्ट साइज। सिंपल सा सवाल है, किसका साइज सबसे ज्यादा होगा। और अगर आप देखो तो यहाँ बेसिक कंपैरिजन किसका करा गया हुआ है, केटायन और एनायन का। बताइए केटायन का साइज एनायन के साइज के कंपैरिजन में क्या होता है, छोटा। एनायन का साइज क्या होता है, बड़ा। अब आप आगे आकर के देख लो, इन सभी के अंदर में अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने बैठेंगे तो आपको पता पड़ेगा सभी के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टोटल कितने हैं हमारे पास, 20। सबके अंदर में माफ कीजिएगा 20 नहीं 18, ये सारे के सारे 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले स्पीसीज हैं। अब इनमें दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, बट अगर आप बात करते हो केटायन का, तो केटायन के केस में जेड इफेक्टिव क्या होता है, ज्यादा, साइज क्या हो जाती है, श्रिंक। एनायन के केस में जेड इफेक्टिव ज्यादा नहीं होता और इस वजह से साइज क्या कर जाता है, स्वेल, मींस बड़ा हो जाता है साइज। कंपेयर टू केटायन साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा। सही ना। तो आपको कभी भी अगर ऐसे से इक्वल इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम पर अगर आपको कंपेयर करना है तो आप बहुत ही आराम से बोल सकते हो क्या, साइज ऑफ केटायन is smaller than what, size of anion, size of cation is smaller than size of anion। आप इस तरीके से इस सवाल को कंपेयर कर सकते हैं और आपको यहां से क्या पता पड़ेगा, आपको पता पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज H2 माइनस विल हैव लार्जेस्ट साइज। सही ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले सवाल। हालांकि एक चीज और हम आपको ऐड करें, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कहां से आया है, क्लास 11th के 3rd चैप्टर दैट इज पीरियोडिक टेबल से ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और 11th में सबसे पहला चैप्टर अगर इनऑर्गेनिक की अगर अपन बात करें तो वो अपना पहला चैप्टर होता है, दैट इज पीरियोडिक टेबल। चलिए अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के टुवर्ड्स। हाँ, अगला सवाल आपके पास आया हुआ है, अपोलो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम में फ्यूल सेल जो यूज किया गया था वो कौन सा फ्यूल सेल था। अपोलो स्पेस प्रोग्राम के बारे में 12th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर में बताया गया हुआ था, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर में आपको बताया गया हुआ है कि फ्यूल सेल या में आपके कौन से पर्टिकुलर टाइप का सब्सटेंस यूज किया गया हुआ था। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O2 टाइप का सेल। एनसीईआरटी में उसका क्लियर कट डायग्राम भी बनाया हुआ है और उसके रिएक्शंस भी आपको मेंशन्ड है, कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा। इस सवाल का डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 1। हालांकि जानकारी के लिए हम आपको बताएं, यूज में तो सही बात है, मीथेन और ऑक्सीजन वाले भी फ्यूल यूज किए गए थे, बट एनसीईआरटी ने इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया हुआ है। एनसीईआरटी तो केवल और केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टाइप के सेल का ही यूज किया हुआ है। सो दैट्स वाई हमारा आंसर तो यहाँ पे क्या होगा, पहला, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 से पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ था, जहां आप बैटरीज करते हुए सेक्शन आप पढ़ते हैं जिसके अंदर में प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी और ये फ्यूल सेल अपने को डील करना होता है। कितना सिंपल है ना। आप देख सकते हो कि अगर आपको याद होगा तो आप तो डायरेक्टली टिक करते हुए क्वेश्चंस पे आप क्या जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगला, अगर हम अगला सवाल देखें, अगला सवाल यहाँ पे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजनस बेस। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है, नाइट्रोजनस बेस इन आरएनए। सबको पता है डीएनए या आरएनए 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, बेस सुगर और क्या होता है हमारे पास, सुगर और क्या होता है हमारे पास, फॉस्फेट मींस PO4 3- है। अब डीएनए के जो बेस होते हैं उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है AGCT। हाँ, और अगर आरएनए के बेस की बात करें तो उसका नाम क्या होता है, AGC और क्या होता है हमारे पास, U। जो 4th बेस होता है वही डिफर कर जाता है। सही है ना। तो यहाँ बेस किसका पूछा है, आरएनए का। तो आप सबके नाम के आगे एक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यू से क्या होगा, यूरासिल।
वो वाला आप ऑप्शन टिक करोगे और आपका ऑप्शन कौन सा वाला मिलेगा, फर्स्ट वाला। अब बढ़ते हैं हम अपन आगे, अपना अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, that when formaldehyde react with which of the following compound to give urotropin। guys ये क्वेश्चन मतलब यूरोट्रोपिन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार जेईई के भी एग्जाम्स में आता रहा है। अगर आपको ये नहीं पता होगा ये होता क्या है, फिर तो ये सवाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यूरोट्रोपिन बेसिकली होता है आपका हेक्सामिथाइलिन ट्राइएमाइन, टेट्राअमाइन की जगह हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। अब ये बेसिकली बनेगा कैसे, आपके पास तो क्या है फॉर्माल्डिहाइड, तो आप तो ले लो फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्माल्डिहाइड मिथेनॉल, सही है। इसके तो आप ले लो 6 मोल, सही है। और इसका रिएक्शन आप करवा दो किसके साथ, इसका रिएक्शन आप करवा दो अमोनिया के साथ। अमोनिया कितना, अमोनिया आपको डालना पड़ेगा पे 4। देखना आपके इसके नाम से आप कभी भूलोगे भी तो भी आपके पास आ जाएगा, क्योंकि हेक्सामिथाइलिन होने वाले तो कार्बन की संख्या कितनी होगी 6, टेट्राअमाइन होने वाला तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी होगी 4। और बस ये दोनों के दोनों आपसे रिएक्ट जैसे से ही करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CH2 का ऑब्वियसली हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन विल बी दिस वन, सही ना। अब जो बच जाएगा वो उतना मोल क्या बना देगा, वाटर बना देगा। प्लस में जो बाई प्रोडक्ट यहां पर बनेगा, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर। और आप आराम से यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री को भी क्या कर सकते हो, बैलेंस। तो ये हो गया हमारा इन चारों में से कौन सा पर्टिकुलर कंपाउंड है जो फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, क्या यूरोट्रोपिन देता है। चलिए ये हो गया हमारा अगला सवाल। अगेन ये क्लास 12 के टॉपिक है, अल्कोहल फिनॉल एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से। तो ये सवाल भी आपका कहां से आ रहा है, 12 से आ रहा है। आप देख सकते हो कि 12 का वेटेज कंपैरेटिवली धीरे धीरे आपको पता पड़ेगा ज्यादा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगेन इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, डीएनएफ, और 12th क्लास में एक डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड सबसे लास्ट चैप्टर फर्स्ट वॉल्यूम है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहां पूछा क्या गया हुआ, यहां पूछा ये गया हुआ कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड वाटर इन CuSO4.5 मोल ऑफ H2O। गाइस इसका नाम हम लोग ब्लू विट्रियोल के नाम से ये फेमस है, ब्लू विट्रियोल। अब ये ब्लू विट्रियोल एग्जैक्टली कोऑर्डिनेटेड होता है, और वो कैसे से होता है वो भी आप देखें। ये एक्चुअली में इस तरीके से होता है, COH2O का क्या होता है हमारे पास होल 4, और टाइम्स क्या होगा हमारे पास SO4 डॉट क्या होता है H2O। ध्यान से समझना, मीन्स यहाँ टोटल 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स Cu से डायरेक्टली लिंक्ड होंगे। दैट इज ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बिहेव्स एज अ लिगेंड, और वही नंबर ऑफ टोटल लिगेंड्स कितने हैं हमारे पास, या कितने साइड से कोऑर्डिनेट करते हुए बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम और आयन से जुड़ा होता है, वही उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कि इसमें पूछा कितना कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे 4। अगेन याद करने वाली चीजें, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हो। फर्दर जब अगर आप इसको हीट कर दोगे, पार्शियल हीटिंग जब आप कर रहे हो, तो ये H2O मॉलिक्यूल उड़ जाएगा, तो एनहाइड्रस फॉर्म बचेगा। जो एनहाइड्रस फॉर्म होता है वो ये वाला बचता है, और वो हमारा कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ये अभी हमारा ब्लू कलर का है, एंड देन आफ्टर जब आप उसको हीट कर दो, पार्शियल हीट कर दो, कंप्लीट हीट करेंगे तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। एक चीज। दूसरी बात, आपको ये भी ध्यान होगा कि ये जो बाहर में जो भी लगे हुए वो सबके सब कौन सी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं, प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। अगेन सॉलिड फॉर्म में होता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल कैसा सा होता है, लूजली बॉन्डेड होता है, किससे लूजली बॉन्डेड होता है, सेंट्रल मेटल एटम दैट इज कॉपर से। सही है। चलिए तो ये तो हो गया क्लास 12 से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आ जाते हैं जरा, ये अगेन आपका क्लास 11 से पूछा गया हुआ है। इसके भी अंदर में कौन सा केमिकल बॉन्डिंग से ही सवाल आया आपका, और केमिकल बॉन्डिंग में पूछा O2 2- क्या है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। आप तो फटाफट से आप क्या लिख लो, आप फटाफट से ये लिख लो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या होता था बताएं, सिग्मा 2s, ऐसे करते लिख लेते हैं, सिग्मा 2s, फिर क्या होता है, सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या होता है बताना। हाँ 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला सिस्टम है तो सबसे पहले आ जाएगा सिग्मा 2pz, फिर क्या आ जाएगा बताएं, पाई 2px। अगर आपको ये पैटर्न ध्यान है फिर तो ये सवाल के अंदर में कोई भी जान नहीं है। पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, एंड एट लास्ट क्या होता है बताएं, पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार क्या बनेगा, 2p क्या होगा y, एंड सो ऑन, और आगे क्या होता है सिग्मा स्टार 2pz। ये तो हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इंक्रीजिंग ऑर्डर पर हमने सजा करके यहाँ पे रखा है। फर्दर बात किसके बारे में करना है अपने को बात करना O2 और -1 के बारे में बात करना है। मीन्स ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑक्सीजन एटम के पास, 8।
दो ऑक्सीजन एटम में तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 16। वन एक माइनस है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17। मीन्स अपने को क्या करना है? 17 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। और अगर आप 17 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे तो कैसे कैसे आएगा आप देखना। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल दो आप? 2, फिर कैसे से 2, फिर कैसे से 2 और फिर कैसे से 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। इसमें भी कितना आ जाएगा? इसमें भी आ जाएगा 2। हाँ, यहां सावधानी बरतनी पड़ती है। क्या? पहले सिंगली ऑक्यूपाई अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल एंड देन आफ्टर आप क्या करते हो? पेयरिंग। इलेक्ट्रॉन 3, 2, 5, 10 इलेक्ट्रॉन्स अभी तक की कड़ी में आपने फिल करे। अभी हमारे पॉकेट के अंदर में 7 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो भरते हैं जरा। तो यहां पर भी पहले 1 1 1 1, तो 2 2 तो ये कंप्लीट पेयर हो जाएगा। 10 और 2 4, 4 कितने हो गए? 14। अभी 7, अभी कितने और इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 3। तो बताना पेयरिंग कैसे होगा? पहले 1 फिर 1 और इन दोनों में से किसी एक में आप क्या डाल दो? 1, तो यहां बचेगा 2 और यहां क्या बचेगा? 1। और पूछा क्या है आपसे? पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक, और पूछा है बॉन्ड ऑर्डर। गाइस बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला तो सबको पता होगा। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ बाई 2। बस सिंपली अगर आपको ये एनर्जी पैटर्न पता है तब तो बहुत ही आराम से आप इस सवाल को खत्म करोगे। सही है ना? फर्दर इसको तो लोग याद भी रखते हैं, ये बहुत कॉमनली पूछे जाने वाले में से एक है, लेकिन खैर कोई नहीं। अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप बेसिक से इतना करते हो, आप बना लो। काउंट करें जरा बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? बीएमओ में टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10। सही है ना? अब एबीएमओ में काउंट करें आप, 2 जितने भी स्टार लगे हो सारे के सारे एबीएमओ वाले हैं। 2 2 4 2 6 और एक कितना हो गया? 7। मतलब टोटल कितना? 10 माइनस 7 और बाई कितना करना है? 2, दैट इज 3/2। आंसर कितना आएगा? 1.5। एज सिंपल एज दैट। मतलब ये एक तो आप देख रहे हो कि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस ये हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। दूसरा, चूंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल करके आया है इस केस में? बॉन्डिंग और बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10। एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल करके आया? 1.5। सही ना? तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा पहला। बढ़ते हैं अपन आगे। हाँ यार, ये एक अगेन सवाल काफी सिंपल एंड डी ब्लॉक एलिमेंट अगेन क्लास 12 से पूछा गया हुआ है कि द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7। तो यार आपको ये ध्यान रखना है क्या कि एसिडिक मीडियम के अंदर में रिडक्शन होता है। इन एसिडिक मीडियम, आपको ध्यान होगा एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम में आपको उसका रिएक्शन दे रखा है, और दो ही तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ने हैं, एक पोटाशियम डाइक्रोमेट के कुछ रिएक्शंस और एक पोटाशियम परमैंगनेट के कुछ रिएक्शन। अगर हम बात करें जरा यहाँ पे इन एसिडिक मीडियम, हमारे पास तो क्या है बताए? Cr2O7 और कितना हमारे पास 2 माइनस प्लस। आप एक काम करो, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन आपको करना है, तो यहाँ कितना होगा? 14H प्लस, और प्लस में यहाँ पर होता है 6 इलेक्ट्रॉन। अल्टीमेटली ये कन्वर्ट किस में होता है? ये कन्वर्ट होता है Cr3 प्लस में 2 टाइम्स, और प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन 7 है और यहाँ 14 है, दैट इज 7 टाइम्स क्या आ जाएगा यहाँ पे? H2। ये तो हो गया इसके एसिडिक मीडियम वाले रिएक्शंस, नंबर 1। नंबर दूसरा, आप बताओ अभी क्रोमियम के ऊपर में कितना चार्ज है? अगर आप ढंग से देखें, क्रोमियम के ऊपर में स्टार्टिंग में कितना चार्ज है बताएं? आपका एक जो पर्टिकुलर क्रोमियम होगा उसके ऊपर में होगा प्लस का 3 चार्ज। कैसे निकाला है नहीं पता तो आप x मान लो, 2x, एक ऑक्सीजन का -2 तो -14 इज इक्वल टू माइनस का 2, दैट इज x इज इक्वल टू कितना निकल करके आ जाएगा? प्लस का 6। मीन्स प्लस का 6, तो 2 क्रोमियम से मिलाकर के प्लस ये अभी कितना हो जाएगा? अभी एक क्रोमियम की आप बात करो तो कितना है? प्लस का 6। और आप वहां जाकर के देखो क्रोमियम कितना हुआ है? प्लस का 3। तो +6 से कहा गया है प्लस का 3 गया, दैट मीन्स क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन। एक क्रोमियम के लिए कितना है? एक क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? 3। तो बताना यहां पर एक क्रोमियम है या 2 क्रोमियम है? 2 क्रोमियम है, तो अल्टीमेटली टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा यहाँ पे? 6। और आप देख भी सकते हैं जो 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है मीन्स 6 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो आंसर क्या आएगा? 6 फैराडे। गाइस ध्यान रखिएगा, 1 फैराडे बेसिकली क्या है? आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये बेसिकली क्या है? चार्ज है। चार्ज किसका? चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जो कि किसके इक्वल होता है? 96487 कूलम के बराबर होता है। और ऐसे रिलेटेड काफी अच्छे खासे सवाल आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर में दिए जा चुके हैं, पूछे जा चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सही है ना? तो आपको तो बस ये रिएक्शन ध्यान रखना है। रिएक्शन ध्यान रखते हैं आपको साफ दिखेगा कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? 6 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, सो दैट्स व्हाई कितने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी? 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी करंट की जरूरत होगी। अगला सवाल, हाँ देख सकते हो ना, काफी उम्दा चैप्टर है सवाल। अब ये आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर से पूछा, और वो भी टॉपिक क्या है? साल्ट हाइड्रोलिसिस।
अगेन आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए साल्ट हाइड्रोलिसिस, मतलब बेसिकली किसी भी आयनिक चैप्टर, आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में अगर आपको फॉर्मूला आया तो आप तो सवाल को सीधा कॉन्कर करोगे। ढंग से आप देखिए, आपको पीके और पीके भी दोनों दे रखा है, एक एसिड और एक बेस, और ध्यान देखने से ही समझ में आ रहा दोनों के दोनों क्या है, वीक। मीन्स ये सवाल बेसिकली किसका बना है, वीक एसिड वीक बेस टाइप के सॉल्ट का बना है, और वीक एसिड वीक बेस टाइप का जो सॉल्ट होता है और उसी सॉल्ट का आपसे क्या पूछा, डायरेक्ट पूछा है पीएच क्या होगा। आपको अगर फॉर्मूला ध्यान हो देन पीएच किसके इक्वल होता है, पीएच इक्वल होता है आपका इसके इसमें 7 प्लस हाफ टाइम्स। अगर आपको याद हो तो, अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। पीके माइनस कितना होता है पीके भी, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना था। अब बताना ये सवाल कितने सेकंड का हो गया, 7 प्लस एज आपके पास कैलकुलेटर भी अलाउड है, आप वहां पर रखो 4 पॉइंट कितना है 28, और माइनस क्या करोगे 4 पॉइंट कितना हमारे पास 27। सही है। अब आप आगे देखें, आगे क्या बन जाएगा, ये हमारा सिंपल बनेगा, दैट इज 7 प्लस यहां पर क्या बना हाफ टाइम्स, यहां पर कितना है 0.01। ये डेसिमल कहां उतर के जाएगा, डेसिमल उतर के जाएगा नीचे, दैट इज 7 प्लस कितना आ चुका है 1/200, 1/200 विल डायरेक्टली इक्वल टू 7 प्लस 0.005 एंड फाइनल आंसर कितना निकल करके आया, पीएच इज इक्वल टू 7.005। अब बताना इस सवाल में कुछ करना है क्या, नाम का बस लग रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम, बट ऐसा कुछ भी आपके एग्जाम में टफ नहीं आ रहा है। इंपॉर्टेंट तो यह है कि कैसे से हम सभी पर्टिकुलर चैप्टर को स्मार्टली जितना नीड है उतना कैसे से याद करके सबमिट किया जाए, सो दैट कि हम 20 आउट ऑफ 20 बहुत ही आराम से केमिस्ट्री के पेपर में लेकर के आए। और ये एक बहुत सही जरिया है जहां से आप 20 में 20 तो नहीं, 20 में 18-17 तो आप एटलीस्ट आराम से बिना किसी एफर्ट के आप आराम से ला सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत हाई फाई केमिस्ट्री आने की जरूरत नहीं है। खैर बढ़ते हुए अपन आगे, यार ये सवाल अगेन आयनिक इक्विलिब्रियम से ही है, या फिर आप इसको बोल दो ये सवाल बेसिकली तो केमिकल बॉन्डिंग में भी आप इसको डाल सकते हो, अगेन 11th का ही है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन बोला है कि आपको बताना है अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। गाइस अमोनिया इटसेल्फ एक बेस है, और आप ध्यान रखना बेस का अगर आपको कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो आप क्या कर दो, इसमें से H+ को हटा दो। जैसे ही आप H+ को हटाओगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कंजुगेट बेस। याद रखना इतना, अगर आपको इतना ध्यान है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो लिखो यहां पे NH3, अब NH3 में से आपको यहां से क्या हटाना है, बस आप H+ को आप हटा दो। जैसे आप H+ को हटाओगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, अल्टीमेटली बनेगा NH2-। ये बन गया उसका कंजुगेट बेस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अगर आप ढंग से देखें तो यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, मतलब बेसिकली यहाँ पे BH2- नहीं होना चाहिए, NH2- होना चाहिए, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। बट फिर भी आप मोर और लेस आप देखोगे तो ऑप्शन आपका कौन सा वाला आएगा, सी, बाकी और कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, NH2-। सही है। चलिए बढ़ते हुए अपन आगे अपने अगले सवाल के टुवर्ड्स, और ये जो एक सवाल है आपसे पास फिर से क्या पूछा है, केसी की बात कर रही है, और केसी और दे क्या रखा आपको, दे रखा आपको केपी दे रखा है। कौन से चैप्टर का हो गया ये, केमिकल इक्विलिब्रियम। यही कुछ गिनती के चैप्टर्स है जहां से आपके एग्जाम्स में सवाल आते हैं। अगर आप ढंग से देखो तो हमारा केमिकल रिएक्शन यहां पर दे रखा है 2 टाइम्स, हमारे पास क्या है 2 टाइम्स यहाँ पे हमारे पास NOCl, जो कि कौन से फिजिकल स्टेट में है, गैस, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा है, दैट इज 2 टाइम्स क्या बना रहा है NO गैस, और प्लस क्या बना रहा है, प्लस बना रहा है Cl2 गैस। अगर आप ढंग से देखें तो क्या रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, हाँ सर रिएक्शन तो अपना बैलेंस है। और जब भी कभी रिएक्शन बैलेंस है तो सबसे पहले तो आप क्या निकालो, डिफरेंस इन मोल्स ऑफ गैस, दैट इज कहां से कहां तक, प्रोडक्ट माइनस क्या करना है रिएक्टेंट। तो करें जरा, इधर से कितना आ गया 3, और यहां से कितना आ गया अपने पास 2। प्रोडक्ट के साइड में टोटल नंबर ऑफ गैस के मोल्स कितने हैं अपने पास 3, और रिएक्टेंट के साइड में कितना है हमारे पास 2, दैट इज 3 - 2, आंसर कितना आया 1। मींस डेल्टा Ng का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1। केपी दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा है, केसी। सब जानते हैं केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन है, केपी इज इक्वल्स टू क्या होता है, केपी इज इक्वल्स टू केसी इंटू आरटी की पावर क्या होता है डेल्टा, और क्या लगाओगे आप यहाँ पे Ng, वेयर आर इज आवर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बताएं आपसे केसी पूछा है सवाल में, तो केसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा केपी, और अपॉन में केपी, और अपॉन में क्या बनेगा आरटी की पावर क्या बना डेल्टा, और क्या बनेगा Ng। केपी का वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास, केपी का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻⁻2 माई अपॉन आर की वैल्यू की बात करें तो 0.0821, और टाइम्स अगर आप टेम्परेचर का वैल्यू देखें तो वो कितना हमारे पास 500 की होल पावर कितना आएगा 1। क्यों, क्योंकि डेल्टा Ng का वैल्यू कितना दे रखा है 1। कैलकुलेटर है आपके पास, आप आराम से इसको सॉल्व करें, अराउंड 41 के आसपास में ये वैल्यू निकल करके आएगा। हाँ
8 5 40 41 40 और 41 के आसपास में हमारे पास आएगा। आप उसको आराम से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दो। जैसे आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे देन आफ्टर आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 4.3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इस वीडियो में अभी हम लोगों ने अभी तक कवर करा है स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन, जी हाँ 2025 IMCT के एग्जाम के अंदर में आए हुए वो 10 फ्रेश सवाल जो कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बचा हुआ 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए आप करते रहे ईमानदारी से और अच्छे से तैयारी।